गुड मॉर्निंग दोस्तों। तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और उसके आज 4th क्लास है। चैप्टर नंबर 2 की 4th क्लास है। तो इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों हम विमीय समीकरणों के उपयोगों के बारे में। कल पिछली वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि विमीय समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं, विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं, विमीय समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं, कि कोई भी भौतिक राशि दी हुई होती है हमारे को तो उससे विमीय सूत्र किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और उसका मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। इनके बारे में अध्ययन हमने पिछली वाली क्लासों में कर लिया है। आज हम बात करेंगे विमीय समीकरणों के उपयोग, कि इनके उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो विमीय समीकरणों के उपयोगों के अंदर आप फर्स्ट लिखना दोस्तों, विमीय समीकरणों के उपयोग में फर्स्ट लिखना किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना किसके द्वारा, विमीय समीकरणों के उपयोग के द्वारा। इन्हीं में लिखना है। अब सेकंड नंबर लिखना है इसमें, विमीय समीकरणों का किसमें उपयोग होता है कि किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलते हैं, किसके द्वारा, विमीय समीकरण के द्वारा। इसमें सेकंड नंबर लिखना भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। थर्ड नंबर लिखना विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र स्थापित करना। फोर्थ नंबर लिखना दोस्तों किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंशिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आंशिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फोर्थ नंबर पे लिखा है हमने। क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंशिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें तीर का चिन्ह लगाना नीचे 4 नंबर पॉइंट में, और इसमें लिखना माना किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में मात्रक म्यू1 तथा उसका आंशिक मान n1, आंशिक मान कितना हो, n1 हो। तो क्या होगा, क्या बात कर रहा है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंशिक मान के, कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक क्या है, म्यू1, आंशिक मान क्या है, n1। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंशिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंशिक मात्रक क्या है हमारा, म्यू1, और आंशिक मान n1। तो इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो म्यू1 व्युत्क्रमानुपाती 1/n1 इक्वल टू, जब यहां से इस व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, k। तो म्यू1 इक्वल टू k/n1 नीचे आ जाएगा। यहां से k का मान निकाल ले तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये गुना हो जाएगा। तो म्यू1 n1, तो k का मान क्या आ गया, म्यू1 और n1 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब नीचे लिखना तीर का चिन्ह लगा के नीचे से लिखना, इसी प्रकार
दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक μ2 मात्रक क्या है μ2 व आंकिक मान n2 आंकिक मान n2 है तो μ2 किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा n2 के। यहां से व्युत्क्रमानुपाती इसका चिन्ह उठाएंगे तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू k बटावा n2। यहां से k का मान निकालेंगे k का मान आ जाएगा हमारा k इक्वल टू μ2 n2। समीकरण नंबर 2। अभी दोनों ही मान के मान आ गए। अब इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे के इक्वल टू कर दे तो नीचे से लिखना अतः समीकरण 1 व 2 से अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है ये थी μ1 n1 इक्वल टू समीकरण 2 से μ2 n2। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों एक दूसरे के इक्वल टू हो गए बराबर हो गए तो इसको समीकरण नाम आप दे दो 3। समीकरण नंबर 3 आ गए किससे समीकरण नंबर 3 किससे है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। अब नीचे लिखना मानना पहली मात्रक पद्धति में यहां से μ1 और मात्रक क्या है μ1 और μ2 ये दोनों मात्रक है तो μ1 और μ2 तो इन दोनों मात्रक पद्धतियों में इसके विमीय समीकरण निकालेंगे। तो माना पहली मात्रक पद्धति में माना पहली मात्रक पद्धति में μ1 इक्वल टू m1a L1b T1c। और इसी प्रकार दूसरी मात्रक पद्धति में तथा दूसरी मात्रक पद्धति में दूसरी मात्रक पद्धति में μ2 इक्वल टू m2a L2b T2c। ये आ गए इनके मान। अब आता है समीकरण 3 से इन मानों को कहां पर रख देंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अतः समीकरण 3 से कौन कौन से मानों को μ1 के और μ2 के जो मान आए हमारे इन मानों को कहां रख देते हैं हम दोस्तों समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ μ1 का मान और यहाँ μ2 का मान रख देंगे। तो n1 तो इसी कैसे रह जाएगा इस तीनों से गुणा हो जाएगा तो n1 तो इसी कैसे रख दो और μ1 की जगह ये रख दो m1a L1b T1c इक्वल टू है ना दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब μ2 की जगह ये रख दो m2a L2b और T2c और n2 ऐसे कैसे इन्हीं के मान ही तो रखे हमने समीकरण नंबर किसमें 3 में। अब n2 का मान यहां से हम निकालना चाहें तो n2 का मान क्या जाएगा दोस्तों भाई यहां से हम n2 का मान एक मात्रक
इसका आंकिक मान निकालिए का n2, तो n2 का मान यदि हम यहां से निकालना चाहिए n2 इक्वल टू, भाई ये वाला इसके जो गुणा में है वो इसके बट्टे में आ जाएगा, तो n1 तो इसी कैसे आ जाएगा। अब m के नीचे m वाला पद, l के नीचे l वाला पद और t के नीचे t वाला पद लिख के और इसको एक लाइन के अंदर लिख दो, m1 a बटे हुए m2 a। भाई यहां से n2 का मान निकालेंगे हम, तो यहां से क्या आ जाएगा n2 इक्वल टू n1। भाई n1 तो क्या है हमारा तीन सभी पदों से गुणा हो जाएगा, तो यहां से m के नीचे m का पद, l के नीचे l का पद और t के नीचे t का पद लिख देते हैं। तो m के नीचे जब हम m का पद लिख रहे हैं तो इनकी ये जो a का थे आ रहे हैं, या तो ये का थे कंप्लीट इस कोष्टक के लगा दो। इसी प्रकार l बटे हुए l1 बटे हुए l2, t1 बटे हुए t2। ये क्या आ गया, n2 का मान आ गया। तो ये दोस्तों यही था कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया है। तो विमीय समीकरण के उपयोग के अंदर मैंने जो आपको 3rd नंबर का लिखा है कि भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, कि किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना 2nd नंबर है शायद। विमीय समीकरण के उपयोग में मैंने आपको लिखा है, एक बार देखना आप, कि भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। तो उसको देखना है किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं। कि कोई भौतिक राशि दी हुई होगी तो उसकी सत्यता की जांच हम किस प्रकार से करते हैं। किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। कोई भी हमारे को भौतिक राशि दी हुई होगी तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखना आप किसी भी विमीय समीकरण के द्वारा, किसी भी विमीय समीकरण के द्वारा या किसी भी विमीय समीकरण के, इसको इस प्रकार से लिखना, किसी भी विमीय समीकरण के दाईं ओर स्थित राशियों की विमा बाईं ओर स्थित राशियों की विमा के समान होनी चाहिए। अब नीचे से लिखना, किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करनी हो तो, किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करनी हो तो दाएं पक्ष यानी कि LHS, दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष, दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष में विमा, बाएं पक्ष में विमा रख कर देखना चाहिए कि दोनों पक्षों की विमाएं समान है या नहीं, समान है या नहीं।
इसमें एक न्यूमेरिकल देख लो दोस्तों। सबसे पहले भौतिक राशियों की सत्यता की जांच के बारे में समझने के लिए आप एक न्यूमेरिकल देखो। इसमें न्यूमेरिकल के माध्यम से समझना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाना हो आप, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें एक न्यूमेरिकल लिखो आप। विमीय विधि द्वारा सूत्र V बराबर अंडर रूट P बटे हुए D, V बराबर P बटे D की सत्यता की जांच कीजिए, की सत्यता की जांच कीजिए जहां P दाब है, जहां P दाब, D घनत्व है, P दाब है, D घनत्व है एवं V ध्वनि का वेग, एवं V क्या है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग है। तो इसको देखते हैं हम दोस्तों। ए आंसर। अभी क्या बोल रहा है कि विमीय विधि के द्वारा सूत्र दे रखा है हमारे को V इक्वल टू अंडर रूट P बटे हुए D। तो इसकी क्या करनी है हमारे को, सत्यता की जांच करनी है। तो जहां पर P क्या है हमारे को दाब दे रखा है, D क्या दे रखा है घनत्व है, और V क्या दे रखा है ध्वनि का वेग। तो इसको देखते हैं। ये V इधर वाला पद LHS और इधर वाला पद RHS, यानी कि V तो हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो हो जाएगा कि दोनों की विमीय सूत्र एक दूसरे क्या है, इक्वल टू है। तो LHS इक्वल टू RHS में क्या देखना हमारे को, इन दोनों के विमीय सूत्र बराबर करके देखने हैं। यानी कि V का यानी कि V क्या है, वेग है ध्वनि का वेग, यानी कि ध्वनि का वेग इस RHS के ध्वनि का वेग का जो विमीय सूत्र होगा वह इसके विमीय सूत्र के बराबर है या नहीं है। यदि इनके विमीय सूत्र एक दूसरे के बराबर है तो हम बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सत्यता की जांच सही है हमारी। तो नीचे लिखना दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र V इक्वल टू अंडर रूट P बटे D। दिया गया सूत्र V इक्वल टू अंडर रूट P बटे D। तो अब क्या ले लेते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS लेने पर LHS क्या है हमारा, V है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो V है, तो V क्या है हमारा, ध्वनि का वेग, यानी कि वेग, ध्वनि का वेग है हमारा V इक्वल टू ध्वनि का वेग। तो वेग इक्वल टू क्या होता है दोस्तों हमारा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग इक्वल टू दूरी बटावा समय, दूरी बटावा समय। क्या होता है, दूरी बटावा समय। तो दूरी को किससे दर्शाते हैं, L से, और समय को T से। तो इक्वल टू L बटे में T। अब इसका विमीय समीकरण निकालते हैं हम। तो हमारा विमीय समीकरण आ जाएगा, एक लाइन में लिखते हैं विमीय समीकरण को। तो एक बड़ा कोष्टक, यहां m का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो m तो m की घात 0, l की घात 1 और t की घात
नीचे प्लस की एक ऊपर जाके माइनस की एक। तो ये तो क्या आ गया दोस्तों हमारा LHS आ गया। क्या आया? m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1। अब क्या लेते हैं हम? RHS लेते हैं। RHS लेने पर RHS क्या है हमारा? √P/D। P क्या है? दाब। और D क्या है? घनत्व। √ दाब बटावा घनत्व है। तो अब दाब का फॉर्मूला लगाते हैं और घनत्व का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा? बल बटा क्षेत्रफल। तो पहले दाब के लिए विमी सूत्र निकालते हैं, फिर घनत्व के लिए निकालते हैं और दोनों की विमी सूत्र निकाल के इस अनरूट के अंदर रखते हैं, फिर उसका अनरूट निकाल के एक लाइन में पूरा विमी सूत्र निकाल देते हैं। तो पहले दाब के लिए देखना, दाब के लिए दाब का फॉर्मूला क्या है? बल बटावा क्षेत्रफल। बल बटावा क्षेत्रफल। दाब के लिए आ गया बल बटावा क्षेत्रफल। अब बल के लिए क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के लिए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब द्रव्यमान का आगे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो द्रव्यमान को m से, और त्वरण का होता है दोस्तों दूरी बटावा समय का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगी दूरी को l से, और समय स्क्वायर यानी कि समय क्या आ जाएगा नीचे बटे में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू इनके गुणा में आ जाएगा। तो लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को किससे दर्शाते हैं? l से। तो इनका क्या आ जाएगा? l स्क्वायर। और समय को t से, तो t का स्क्वायर। तो ये एक लाइन में ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका विमीय सूत्र? m l की घात -1 कि यहाँ l की घात प्लस की 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2। यहाँ प्लस की 1 -2 यानी -1 बच जाएगी। यहाँ t की घात -2। ये आ गई। अब ये तो किसका आ गया? दाब का आ गया। अब किसके लिए निकालते हैं हम? घनत्व के लिए निकालते हैं। फिर दोनों का निकाल के, दाब का निकालिए आप, घनत्व निकाल के इस अनरूट में रख देते हैं। तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन। घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। और आयतन का आगे कोई फॉर्मूला होता है? आयतन इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यानी कि तीनों को किससे प्रदर्शित करते हैं? l से, यानी कि l की घात 3। l की घात 3। अभी l की घात नीचे प्लस की 3 ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएगी। l की घात -3 आ गई। अब इसका मान, घनत्व का मान और दाब का मान इसमें रख देते हैं यहां। तो दाब का मान था m l की घात -1 t की घात -2 बटे हुए घनत्व का मान है हमारा m l की घात -3। ये अंडर रूट के अंदर आ गई। अब यहां जो कट रहे हैं उनको काट दो। m से m कट रहा है तो क्या बच गया इधर?
एल की घात -1 टी की घात -2 बटे एल की घात -3, ये बच गई। अब यहाँ पे एल की घात -3 है नीचे, तो ये ऊपर जाके +3 हो जाएगी। जब +3 होगी तो यहाँ एल की घात -1 पहले से है, तो -1 में से सॉरी +3 में से -1 गया तो प्लस के 2 बच जाएंगी। तो अंडर रूट एल की घात कितनी बच जाएंगी, +2, और यहाँ पहले क्या है टी की घात -2। अब इनका जब अंडर रूट हटाएंगे तो इनकी दोनों घातें हट जाएंगी, एल की घात 2 टी की घात -2, यानी कि इनकी घातें हट जाएंगी, अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा m तो 0 है ही, तो एक लाइन में लिखते हैं इसके विमीय सूत्र को, m0 एल की घात 1 और टी की घात -1, कि m0 एल की घात 1 और टी की घात -1। अब देखना कि LHS की विमीय सूत्र क्या आया था, ये रहा LHS का विमीय सूत्र m की घात 0 एल की घात 1 एल की घात 1 टी की घात -1 टी की घात -1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि LHS का जो विमीय सूत्र आया था हमारा वही RHS का विमीय सूत्र आया, तो LHS इक्वल टू RHS आता है, या नीचे लिख लेना, आता है LHS इक्वल टू RHS, आता है LHS इक्वल टू RHS। नीचे लिखना अतः दिया गया समीकरण सत्य है। तो आज क्लास में हमने अध्ययन किया दोस्तों विमीय समीकरणों के उपयोग के बारे में। अगर कोई भी हमारे को भौतिक राशि दी गई हो तो उसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं कि वह समीकरण सत्य है या नहीं, तो इसके बारे में अध्ययन किया है दोस्तों। और बाकी का इसी चैप्टर के बारे में कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, यदि उन्होंने तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स के नाम से जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।